जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि ही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाएं, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। कि हम गहलोत जी को मजबूर करेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल में सब राज्यों ने कर दिया है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट साबित है कि उनका ज्ञान अधूरा है। यहाँ की इकाई है उसने पूरी जानकारी नहीं दी, वो राजस्थान के बारे में अपडेट नहीं है। केवल मात्र अपने मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये जो भ्रमण राजस्थान में अमित शाह जी का हुआ है वो केवल मात्र एक संदेश देने के लिए है। और किसानों के बारे में कितना बड़ा मुद्दा था, एक शब्द नहीं बोला। 12 महीने से किसानों को परेशान किया, तीनों बिल वापस लिए, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी देश से और वो एक शब्द नहीं। विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकाल जयते कौलरायते शिवेणा
सभा स्थल और कार्य समिति की जहां बैठक हो रही है वहीं का ये नजारा हम आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं। सरकार की जो परंपरा है राजस्थान की, उसके तहत उनका स्वागत किया जा रहा है। जी आदित्य, आप देख सकते हैं कलाकारों में भी भारी उत्साह दिखाई दे सकता है। ये से एक जो शंखनाद कहा जाता है वो संग बजाया जा रहा है। अरे केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में नहीं है, जो कलाकार हैं उनमें भी भारी उत्साह देखा जा रहा है अभी यहाँ पे। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम करेंगे अमित शाह के 2 दिवसीय राजस्थान दौरे की बात। लेकिन अगर करें सियासी मायने से तो 5 तारीख यानी कि रविवार का जो दौरा है वो भाजपा के लिए, प्रदेश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जाता है उसे। तो ये दौरे सैन्य ताकत के लिहाज से या फिर सियासी रंगत के हिसाब से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और संकल्प प्रतिनिधि सम्मेलन इसी नाम देकर के रखा गया है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनानी है। ये बीजेपी को एक नया मंत्र देकर के गए हैं, एक बड़ा मंत्र देकर के गए हैं। लेकिन बात चेहरे की आएगी तो उसके लिए साफ साफ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल ही 2023 के चुनाव का चेहरा होगा। चलिए, मंत्र हर पार्टी का नेता देता है, शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का ही काम करता है, कार्यकर्ता उन्हें सुनने आते हैं, लेकिन अब असर कितना होगा ये देखने वाली बात है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और इस दौरे के क्या मायने हो सकते हैं। जम करके अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया है, कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ में हमें वापसी करनी है और 2023 में जब काउंटिंग हो रही होगी तो जो सूर्य उदय होगा वो भारत के नक्शे पर अलग पहचान रखेगा, वो राजस्थान में कमल का फूल खिलाएगा और सदियों तक भाजपा एक मजबूत नेतृत्व के साथ प्रदेश में काबिज रहेगी। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे कि उसका आधार क्या रहेगा और क्या वास्तव में बीजेपी उस ओर आगे बढ़ पा रही है या फिर अभी भी गुटबाजी जो है वो ज्यादा ताकत दे रही है हवाओं को या अफवाहों को, या फिर कहें कि जो सच्चाई है उसको। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब जुड़े हैं, भाजपा नेता राजेंद्र मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेंद्र आर्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी सुना, हमने भी सुना, अमित शाह साहब ने बहुत सारी चीजें कही हैं और 2023 तक के लिए एक चीज तो साफ कर गए हैं वो कि गहलोत सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। क्यों बीच बीच में ये बात आती है कि सरकार कब गिराते हैं, दिल्ली के लोग बैठ करके ये बात देख रहे हैं, कई बार चर्चाओं में भी आती है। और 12 जो दिसंबर को रैली होगी उसमें भी इसका मुझे लगता है कि जिक्र जरूर होगा। तो अमित शाह 2023 तक के लिए ये कह सकते हैं कि गहलोत जी को आश्वस्त करके गए कि आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2023 में भाजपा सरकार का इंतजार कर रही है। योगेंद्र जी, उन्होंने जो अमित शाह जयपुर आए और उन्होंने बीजेपी में जो संबोधन दिया दो सत्रों में, एक तो कार्य समिति को और एक युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को दिया, उससे मुझे भी ये लगने लगा कि कल ही चुनाव होने वाले हैं। इतना जबरदस्त उत्साह मुझ में भी आ गया कि भाई हमें तैयार रहना है पत्रकारों को, और चुनाव बहुत जल्दी या 2023 अभी लपक झपकते ही आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने वाकई में बहुत जोशीले बात कही है जो शायद बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी पार्टी के सदस्यों के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने एक बात जैसा आपने भी कहा, उन्होंने बहुत क्लियर पूछा, गहलोत सरकार खुद ही कह रहे हैं मेरी सरकार गिर रही है, मेरी सरकार गिर रही है, तो गिरा कौन रहा है? तो नहीं गिरा रहे, अगर गिरा रहे होते तो वो होता। और उन्होंने बहुत मोटे रूप में ये कहा, कौन गिरा रहा है आपकी सरकार? कोई नहीं गिरा रहा है सरकार आपकी, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके लिए लोग, आपके ही लोग इधर से उधर भागे चले जा रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे। अभी हम जो है, आप 2023 तक आप काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम जनता के बीच में जाएंगे, वहां प्रचंड बहुमत लेंगे, आपकी गलतियां गिनाएंगे, आपको वहां परास्त करेंगे। ये तो उन्होंने बात बहुत स्पष्ट रूप से ये कही। दूसरा, जोश जो उन्होंने भरा कि नहीं, हमें 2023 में, जैसा आपने भी कहा, 2023 में 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आना है। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर पे कहते हैं कि इन्होंने लॉ किया है और ऑर्डर दिए हैं। हर क्षेत्र को उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये तक कहा है कि न किसानों के ऋण माफ हुए, न लोगों को रोजगार मिला, ना कोई विकास के कार्य हुए। और वसुंधरा को जाते जाते सेंटेंस में ये कह गया कि वसुंधरा जी ने जो विकास कार्य किए थे उनका सब मटिया मेट कर दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही, और उन्होंने ये भी कहा जी, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा कि जिससे ये जोश बना। गोयल साहब, क्योंकि वक्त कम है अभी इसमें, सरकार 2 साल अभी इस सरकार के कार्यकाल का बचा है, और लास्ट का जो साल होता है किसी भी सरकार के लिए, पार्टियों के लिए, ये कहूं कि तैयारी का हो जाता है, उसमें प्रशासन, कमीशन सब लोग जुट जाते हैं। यहाँ आपको लगता है कि अमित शाह इस बात से तो नहीं बच सकते कि किसी की तो सरकार गिराई नहीं हमने, या कोई कोशिश नहीं की है, और ये बात तो नहीं आ सकती? ऐसा तो नहीं लगता आपको कि एक अवसर अब है, समय कम है, ऐसा में किसी भी तरह की कोई चांस देना नहीं चाहते हैं प्रदेश में कांग्रेस को सरकार गिरा करके, कि सरकार गिरा दी गई है, ये इसी वजह से सरकार को चाहते हैं, लेकिन सरकार की नेग्लिजेंसी तो जनता के बीच में, यानी कि नेगेटिविटी जो जनता के बीच में जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि जनता को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और इसका अवसर उठाना चाह रहे हो अमित शाह? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वो अवसर नहीं देना चाहते, आप सही कह रहे हैं। वो अब किसी तरह का ये संकेत नहीं देना चाहते कि बीजेपी किसी तरह से भी, पहले थी या नहीं थी वो बात अलग है, अब आगे ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी जो है 2023 तक वेट करेगी, और चुनाव से, मत से लोगों को प्रभावित करके सत्ता में आएगी। चलिए, मैं वापस आऊंगा गोयल साहब आपके पास में। मैं सीधा एक रिएक्शन राजेंद्र आर्य जी का लेना चाहूंगा। राजेंद्र जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। 2/3 मेजोरिटी के साथ में भाजपा सत्ता में आएगी, ये दावा है अमित शाह का। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था और गहलोत सरकार दोनों अदृश्य है यहाँ पे, और ये भी कहा है कि वेट कम करना चाहिए। देश में सर्वाधिक फ्यूल प्राइस जो है वो राजस्थान में है, जनता उग्र आंदोलन करेगी और गहलोत सरकार को मजबूर कर देगी रेटें कम करने के लिए। और एक बात और कही है कि लॉ एंड ऑर्डर, उसके एक डेफिनेशन नई घड़ी है उन्होंने, उसमें उनका साफ कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, लेकिन गहलोत जी लॉ एंड ऑर्डर दो यानी कि भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा है राजस्थान सरकार पे। आर्य साहब, देखिए योगेंद्र जी, जो देश के गृह जी आर्य साहब के पार्ट पे कोई टेक्निकल खामी है, वो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और हम कंटिन्यूज रखेंगे उनको जैसे ही वो अपनी बात पूरी कह सकें, क्योंकि कांग्रेस इसमें क्या कर रही है। डोटासरा जी को अभी आपने सुना होगा, उनका साफ कहना था कि देश की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और हमारे नेताओं की कभी भी अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी जी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस एक बलिदान से पैदा हुई पार्टी है और वो आज भी उसी तरह से खड़ी हुई है। चलिए राजेंद्र मीना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी परवाह ना करे, बीजेपी अपनी सोचे, और मंच पे भी साफ साफ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे। जब सतीश पूनिया बोल रहे थे तो ये बात आ रही थी कि सतीश पूनिया कमल निशान मांग रहा है राजस्थान, और जैसे ही वसुंधरा बोल रही थी तो उस वक्त भी यही बात निकल कर आ रही थी कि प्रदेश की मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। तो ये डिफरेंसेस की बात सामने आ रही है जो कांग्रेस जिस पे आरोप लगा रही है। आर्य साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं मीना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेंद्र आर्य जी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। राजेंद्र जी,
आर्य साहब आप मुझे हेलो। सुन पा रहे हैं? हेलो राजेंद्र आर्य जी, सर बोलिए। जो अमित शाह जी ने सुन रहा हूं, सीधा सुन रहा हूं। हमला भ्रष्टाचार को लेकर के बोला है और एड्रेस से बताया गहलोत सरकार को और कानून व्यवस्था को, क्या कहेंगे इस पे? सर एक्चुअल में क्या है कि जो ये केंद्रीय गृह मंत्री है उनको यहाँ के जो स्थानीय इकाई है, जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रदेश की जो मतलब भाजपा के जो विपक्षी लोग हैं, इन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी है, इनको पता नहीं। कोरोना काल के अंदर इस देश के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाले लोग किस मुंह से महंगाई पे बात करते हैं? आज इनसे पूछना चाहिए कि 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के क्या भाव थे, उससे लगभग आधे भाव आज की तारीख में क्रूड के हैं। तो महंगाई पे इनको बोलने का कोई वो अधिकार ही नहीं है। किसानों के कर्जे की बात की तो राजस्थान सरकार ने करीबन 20,50,000 किसानों के 8,500 से अधिक के करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में मिलता है। तो ये किस तरह की बात करते हैं? प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके सरकार में आए थे। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और आज जो खाने का तेल है वो 250 से महंगा बिक रहा है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के आसपास बिक रहा है, जो कि 390 में, और उसमें सब्सिडी भी मिलती थी। तो ये सारी बातें, चाहे गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इनके ऊपर जो केंद्र ने राज्यों का जो हिस्सा था, आपको पता होगा कि एक्साइज ड्यूटी के अंदर राज्य का और केंद्र का एक शेयरिंग होता था। उसके बाद में इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाकर या इस तरह से सेस लगाकर राज्यों का हिस्सा लगातार घटा दिया। जो अभी भी केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसमें राज्यों का ही हिस्सा सबसे ज्यादा घटा। केंद्र सरकार तो आप महंगाई का बता रहे हैं, लेकिन एड्रेस से बताया, एड्रेस से बताया राजेंद्र जी, गहलोत सरकार को और कानून व्यवस्था को एड्रेस से बताया उन्होंने। आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था यहाँ के योगेंद्र जी, देश के गृह मंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि उनके ऊपर देश के जो मतलब कानून और व्यवस्था का जुम्मा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर किसानों को कुचलने का आरोप है और उस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों के ऊपर उंगली दिखाकर कहा था कि ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। तो आप इस चीज को देखिए ना, ये जो सरकार है ये किसानों के हितैषी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से चुन के आते हैं सांसद, लेकिन पूरे के पूरे दौरे के अंदर कैलाश मतलब चौधरी जी को साथ नहीं रखा गया, पोस्टर नहीं लगाया गया उनका। और आज आप उनके संसदीय क्षेत्र में जा रहे हो और केंद्रीय मंत्री की अनदेखी कर रहे हो। ये पूरा का पूरा दौरा सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए किया गया। और वसुंधरा जी ने जो यात्रा निकाली है पूरे राजस्थान में, उस राजस्थान से भाजपा के जो उनके जो विरोधी लोग हैं उनका ध्यान हटाने के लिए। और पूरी तरीके से आप देखिए ना, जब हम भाजपा की केंद्र सरकार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी रैली करने जा रहे हैं, तब ये यहाँ आके स्वागत करवा रहे हैं और ये धार्मिक पर्यटन कर रहे हैं। या आज बताइए, सैनिकों की शहादत के पीछे छुप कर ये शहादत करते हैं। आर्य साहब वापस आ रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर पैरामिलिट्री के जो कि अर्धसैनिक बलों के अगर हितैषी है तो ये उनको सुविधाएं दे, ये सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि पैरामिलिट्री का एक जवान। मुझे मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं राजेंद्र मीना जी के पास में जाना चाहूंगा। मीना साहब, अभी आपने सुना कि महंगाई का जिक्र करना भाजपा के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, छल कपट के साथ जनता के बीच वह लोग जा रहे हैं, ऐसे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, ये कांग्रेस के सब तमाम नेताओं के आरोप हैं। योगेश जी, अभी जो बात कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कोई बात गलत नहीं की। जब खुले में इनके मंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जब पूछते हैं, जब अध्यापक और टीचरों की जब बैठक हो रही हो और उसमें उनको सम्मानित करने का काम उसमें हो रहा हो, और जब ये चर्चा हो जाए, मुख्यमंत्री खुद पूछ रहे हैं कि आपके स्टाफ और पैसे से होते हैं कि कैसे होते हैं, तो इनके सामने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जिस तरह की उनके कर्मचारियों ने जो शिक्षक थे, उन्होंने खुला आरोप लगाया कि पैसे देकर के ट्रांसफर होते हैं, डोटा जी वहां बैठे थे, तो कोई अमित शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा। भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही, और ये कहते हैं झूठ बोल करके किसानों के कर्जे माफ करने वाली बात है। इन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। इनके जो राष्ट्रीय नेता है वो राहुल जी कहते हैं 8,000 का कर्जा माफ करके, ये कहते कर्जा माफ हो गए। 1 लाख करोड़ का कर्जा है किसानों पे, 60 लाख किसानों
कर्जा से ग्रस्त हैं और इन्होंने आज उनकी कुड़की करा रहे। आज दौसा में लो, करौली में लो, जो इन्होंने कर्जे की सहकारिता के कर्जे की माफ करने की बात कही, वो कर्जे भी इन्होंने माफ नहीं किए और उनके खुली बोली लगा के ढोल बजा के उनके सहकारिता के कर्जे जो है बैंक वाले जा रहे हैं, उनकी कुड़क कर रहे हैं, मकानों को, जमीनों को कुड़क कर रहे हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं। मेजोरिटी का आधार क्या रहेगा? मेजोरिटी की बात की जा रही है। अगर राजेंद्र मीना साहब 2/3 मेजोरिटी की बात की जा रही है कि 2/3 बहुमत के साथ वापसी करेंगे और सतीश पूनिया जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि सदियों तक एक सशक्त नेतृत्व कमल का फूल प्रदेश को देगा। ये सब होगा कैसे? तो जिस तरह संगठन में, जिस तरह हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है जेपी नड्डा जी हो और जो संगठन के जो अमित शाह जी की भी उसमें पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उन्होंने संगठन के बूथ लेवल तक हमने काम करने की बात कही, तो बूथ लेवल तक हमने एक संगठन तैयार किया है और वो संगठन हमारा इतना मजबूत होगा बूथ लेवल पे। तो जिससे ये कहते हैं कि हम दो चुनाव हम जीत गए, इस तरह की बातें बीच में भी आती रहती हैं, तो हो सकता है उसमें हमारी कहीं कमी रही हो। पर आज जो पंचायतों के चुनाव हो, 29 जिलों में जो इन्होंने चुनाव कराए और 19 से चुनाव कराते कराते आज भी मैं करौली जिले से आता हूं और 4 जिलों में तो अभी भी चुनाव करा रहे हैं। इन्होंने जो पंचायत राज का सत्यानाश किया है, आज 4 टुकड़ों में केवल अपनी मंत्रिमंडल और अपनी सरकार वोट कैसे मिलेंगे, ये नहीं समझ पा रहा राजेंद्र जी से। वोट कैसे मिलेंगे? वोट कैसे मिलेंगे? चुनाव अगर अलग अलग चैनल होते हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी कि कोरोना था इस कारण से नहीं करवाए, चुनाव ज्यादा जरूरी नहीं, हमारे लिए जनता की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात कह सकते हैं। आधार में समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे वोट कैसे मिल जाएंगे। नहीं, हमें विश्वास है, पूरा विश्वास ही नहीं है, पूरा भरोसा है कि 2023 में हम बिल्कुल 2/3 बहुमत का है, कोई गलत नहीं है और आने वाले समय में इनको पता लगेगा। पहले भी चुनाव हुए थे वसुंधरा टाइम में, तब कांग्रेस की स्थिति क्या हुई थी? 20 और 21 सीट पर सिमट गई थी और अब अगर हम हारे भी तो कितना हारे? केवल 1 लाख वोट, 1 लाख 1.25 लाख वोट का अंतर टोटल वोट में था। इनकी वोट वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। यश गोयल साहब का रुख करना चाहूंगा एक बार में। गोयल साहब, एक बात निकल करके आती है जो मुझे वहां पे दिखाई दे रही थी। सतीश पूनिया जैसे ही मंच से बोल रहे थे तो ये बात आ रही थी कि सतीश पूनिया कमल निशान मांग रहा है राजस्थान। वसुंधरा राजे जब बोल रही थी तो ये बात निकल करके आ रही थी कि प्रदेश की मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। यानी कि एक तरह से कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन साफ में दिखाई दे रहा था वहां पे। बेशक अमित शाह ये बात कह के गए होंगे कि 2023 में चेहरा कमल का फूल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा, लेकिन ये सब कुछ इतना कहना ही ये मंत्र कारगर हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहने में और प्लानिंग करने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है। अगर इसको आप और थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं तो कल से अब तक गजेंद्र सिंह जी उनके साथ हैं, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति के, ठीक है, और उनकी उन्होंने तारीफ भी की शुरू में कि हमारे साथ ऐसे मंत्री हैं जो पूरे देश को पानी पहुंचा रहे हैं। तो 2 पॉइंट आपने रेज किए। जो सचिन ये पूनिया बोल रहे थे तब उन्होंने नारे लगाए, वसुंधरा बोल रही थी तब नारे लगाए, और तीसरा अमित शाह उनको साथ लेके चल रहे हैं। उनको साथ लेकर के क्यों चल रहे हैं, ये अपने आप में एक राजनीतिक कारण हो सकते हैं। क्या और मंत्री नहीं है यहाँ पर? बहुत सारे मंत्री थे पर नहीं। तो इस तरह से ये गुटबाजी और ये चीजें तो हमेशा परसिस्ट करेंगी, इसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर इसमें देखा जाए तो जब सारा स्वागत वगैरह हुआ है, अशोक परनामी वहां थे, वसुंधरा जी वहां थी, चतुर्वेदी जी वहां थे, राजेंद्र राठौड़ मंच चला ही रहे थे। तो एक तरह से अगर बैकड्रॉप में देखा जाए तो पूरा प्रभुत्व जो है वसुंधरा जी का नजर आता है। कहने में कुछ भी हो सकता है, कहने में कोई नहीं है, पर ये इक्वेशन इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है जितनी कि एक मीटिंग से ऐसा हो कि ये सॉल्व हो जाएगी। सब अपना प्रभुत्व दिखाएंगे और जी लीडर कांग्रेस के पाले में आती है। कांग्रेस, गोयल साहब, क्या लगता है आने वाले दिनों में करप्शन का इश्यू हो, चाहे वेट का मामला हो, जो हमले अमित शाह ने किए हैं, देखिए ये कांग्रेस को भली बात समझ लेना चाहिए कि बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं कि सब मीडिया मैनेजमेंट है या फिर प्लानिंग करते हैं और ये सारी चीजें हैं, कोई अदृश्य नहीं है उनकी जो स्थितियां हैं वो, क्या कांग्रेस इन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए
उनके पास में होगी 2012 जो रैली होगी वो इसका जवाब होगा। एक तो ये अमित शाह साहब ये कह गए कि सरकार को प्रेशर बनाएं, आंदोलन करें, वो घटाएं। सरकार ने तो वैट घटा दिया ना, 4 रुपए और 5 रुपए घटाया ना अभी, शायद उनको वो मालूम नहीं है। ऐसे ही वो संसद सदस्यों के लिए कह रहे थे कि 23 हैं हमारे, 23 कहाँ, एक आरएलपी था ना, 24 हो गए, एक कहाँ गया। कई चीजें बड़ी एम्बिगुअस लगती हैं, क्लियर नहीं लगती, जो कि फीडबैक नहीं दी गई। और कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस में कल रात का अगर अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट पढ़ लें, जो कल शाम को वहां पर जैसलमेर में अमित शाह ने बोला था, और यहाँ की जो तैयारियों पे इन्होंने ब्लैक पेपर जारी किया था, तो अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि एक झूठ का पुलंदा, मैं उनके शब्दों को ही कह रहा हूँ, झूठ का पुलंदा इन्होंने पेश किया है बीजेपी ने, और उस पे जो है मोदी जी, ये शाह साहब आकर के मोहर लगा देंगे। तो ये सारी चीजें हुई है। साहब कम समय है, मैं आर्य साहब और मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र आर्य जी, बहुत कुछ कह करके गए हैं अमित शाह, और एक आने वाले दिनों में सरकार को, कांग्रेस को एक बड़े आंदोलन का सामना भी करना पड़ेगा। ये आंदोलन से निपटने की कोई भूमिका है पहले से तैयार? देखिए, मतलब योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। 2022 फरवरी की ब्याज तय की गई थी, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो किसानों की आय दुगनी करना तो दूर की बात है, उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। आपको पता होगा 2014 के बाद से जिस तेजी से जीएसटी एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ी है, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक पा रहा हूँ यहाँ पे। मेरा एक सवाल होगा इसी बीच में, ये दोनों बातें किसानों के इर्द गिर्द होंगी। ये लोग कहेंगे कि राहुल गांधी ने जयपुर और बांसवाड़ा में बोली वो कर्ज माफ नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन प्रभाव किसका हो पाएगा, ये बड़ी बात है। आप भी इसमें घिरते नजर आ रहे हैं कर्ज माफी को लेकर के। योगेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनके वादों की बात करता हूँ। ये वादे करते हैं और वादे निभाते नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भी किया था इन्होंने। नोटबंदी की थी जब कहा था कि फेक करेंसी बंद हो जाएगी, लेकिन अभी आपको पता होगा, कल ही परसों अखबार में छपा था कि 40 लाख रुपए दो और 1 करोड़ की फेक करेंसी लो। तो आज इस बात को बताइए, देश के अंदर फेक करेंसी का बड़ा कारोबार पनप रहा है। देश के अंदर नकली दवाओं का और नशीले पदार्थों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि मुद्रा बोर्ड के ऊपर कितनी 2 बड़ी खेपें नशीले पदार्थों की हुई है। तो आप इस चीज को देखिए, कमियां बहुत सारी कॉर्पोरेटिव सेक्टर के बीच लेकर के जा पाएगी क्या? सबसे बड़ी बात यही है। सरकार में कमियां तो 2014 के इलेक्शन में जब 5 साल कंप्लीट किए 2019 में, तब भी बहुत सारी कमियां थी। जाने की बात है सर, और जा कैसे पाएंगे आप लोग? योगेंद्र जी, तब इन्होंने पुलवामा करवाकर शहीदों की शहादत कर पीछे जाकर वोट मांगा था। इन्होंने रोजगार पर वोट नहीं मांगा, इन्होंने विकास पर वोट नहीं मांगा। तो ये शहीदों की शहादत पर वोट मांगते, कभी ये धर्म की राजनीति करते। नोटबंदी के बाद में और जीएसटी के बाद में राज्यों की लगातार जो आखिरी सवाल राजेंद्र मीना साहब से। मीना साहब, आप लोग ऐसे अवसर को बनाने की कोशिश करते हैं जो इमोशन से जुड़ा होता है। विकास के नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो कुछ अभी कह रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के गोंग कर देते हैं, लेकिन वक्त आया तो उसमें हिंदुत्व का मुद्दा, ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं है। तमाम जो चीजें होती है उनको इमोशन से जोड़ करके और आप लोग वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। ये सब कांग्रेस कहती है हमसे नहीं होता, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। योगी जी, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो में कहा, इन्होंने अपने, तो उसमें ही मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे 3500 रुपए। कितना भत्ता दिया इन्होंने? आज 30 लाख बेरोजगार घूम रहे, कितना भत्ता दिया? आज इन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। आज बिजली की दरें इन्होंने बढ़ा दी। हमारा प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार चरम पे है, दुष्कर्म इतने बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है डेली। भरतपुर में अभी भी गैंगरेप हुआ है। दुनिया भर के इतनी आज सरकार की इतनी नाकामी है, जो आज किसानों की शहादत पर बोलिए ना, 700 से अधिक किसानों की शहादत होगी। चले, मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, समय का मैं सर रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, अमित शाह जीत का मंत्र फूंक के गए, लेकिन कितना कारगर होगा ये तो 2023 तय करेगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया उन्होंने। और आने वाले दिनों में सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, ये क्योंकि अमित शाह का मैसेज और उस मैसेज को रिटर्न मैसेज के रूप में देना, मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इसे लेती है। अगर अमित शाह कह के गए कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जैसे गोयल साहब कह रहे हैं कि वैट कम किया अशोक गहलोत ने, उसकी शायद जानकारी उनको नहीं दी,
सीटों को लेकर के भी कहा, पूरी 25 सीटें गठबंधन के साथ उन्हीं के पाले में हैं और 24 सीट बीजेपी अकेले की, आरएलपी के खाते में 1 सीट चली गई जो एनडीए के घटक दल में थे वो, लेकिन अब हट गए हैं वो। तो 23 सीट का उन्होंने जिक्र किया। आई थिंक ये कहीं हो सकता है, खरी अंकों का कोई खास बात नहीं है ये, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात जरूरी है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सड़कों पे उतरेंगे, जनहित के मुद्दे होंगे, लेकिन जनता साथ नहीं जुड़ेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भीड़ दिखाई देती है वो पार्टी के वर्कर्स की दिखाई देती है, क्योंकि जनता का वो आंदोलन का नेतृत्व जो जनता पीछे जुड़ती थी वैसा अब दिखाई नहीं देता है। हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी की चिंता पहले है, आंदोलन बाद में है। यही बड़ी वजह है कि आजकल आंदोलन लंबे नहीं, घंटों के रह गए हैं। किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए, पिछले कुछ साल से हम देखें तो कोई भी आंदोलन 2-4 घंटे से बड़ा नहीं दिखाई देता। धरने प्रदर्शन होते हैं, अगर कहीं ज्यादा जोश होता है तो लाठीचार्ज हो सकता है, जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है राजनीतिक दल आजकल। इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जनता साथ नहीं रहती है। खैर चलिए, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा कि जो कह के गए हैं कार्य समिति की बैठक में अंदर, जिसमें मीडिया को बाहर कर दिया गया था कि कमल का फूल चेहरा होगा 2023 का और मिलकर के चुनाव लड़ना है, नरेंद्र मोदी का नाम होगा, उसी पे हमें चुनाव लड़ना। ये कि अब ये कितना जहन में उतर पाएगा, गुटबाजी से बाहर निकाल पाएगा, ये बड़ी एक चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।